नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, पिछले कई महीनों से एक चीज को लेकर बहुत चर्चा है और वो चर्चा खत्म ही होने पे नाम नहीं ले रही। लोगों को इंतजार है, लोगों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। वो इंतजार है कि भाई बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। एक अमिताभ बच्चन टीवी पे खेलते कौन बनेगा करोड़पति, और देश की राजनीति में शायद मोदी जी खेल रहे हैं कि कौन बनेगा अध्यक्ष। क्योंकि जेपी नड्डा का तो दूसरा कार्यकाल का एक्सटेंशन भी खत्म हो चुका है। लेकिन जहां मोदी जी के एक इशारे पर पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है, वहां पर बीजेपी नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। अब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी भुनाने की कोशिश थी, वो भी थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है दाव। 11 साल पूरे हो गए, जश्न मनाया, कामयाबी गिनाई। वो कामयाबियां ऐसी गिनाई कि जो लोगों के गले नहीं उतर रही, क्योंकि उस पर बहुत सारे सवाल हैं कि भाई राम मंदिर का बनाना कहाँ किस तरह की कामयाबी हो सकती है एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल के लिए। ऑपरेशन सिंदूर को वो कैसे क्रेडिट ले सकते हैं, ये सेना का काम है। आर्टिकल 370 को हटाना कहाँ कैसी कामयाबी है, क्योंकि चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, इन सब से कॉमन आदमी का एक ही सवाल है कि इन सब की वजह से मुझे क्या फायदा हुआ। सरकार की कामयाबी वो गिनी जाती है जिससे जनता को फायदा होता है। क्या कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने से मुझे या आपको या किसी और को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बना, मुझे आपको कहीं किसी को पर्सनल कुछ फायदा हुआ? हमें तो छोड़िए, अयोध्या के रहने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड कानून लाने से वक्फ संपत्ति जो है वो सरकार के उसमें आ जाएगी। इससे हमारे और आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कोई असर पड़ता है? नहीं पड़ता। हमारी और आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ता है कि हमारे बच्चों को नौकरियां कितनी आसानी से मिल रही है, हमारे आसपास हेल्थ सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमें पेट्रोल डीजल कितना महंगा खरीदना पड़ रहा है, हमें रोजमर्रा की दाल चीनी आटा चावल कितना महंगा खरीदना पड़ रहा है, हमारी तनख्वाहें या हमारी आमदनी बढ़ रही है या वहीं पर रह गई है, हम अपना घर ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे। यही एक आम हिंदुस्तानी का जीवन होता है ना, इसी के चारों तरफ घूम के रह जाता है। फिर कोई हमारा हिंदुस्तानी परिवार अब इन सब से उभर के कोई निकल पाता है, तब जाके वो सोचता है कि साल में एक बार परिवार के साथ कहीं छुट्टियां मना लो। अब उन छुट्टियों को मनाने के लिए आर्टिकल 370 वाले कश्मीर भी जा सकता है, बिना आर्टिकल 370 वाले कश्मीर भी जा सकता है। उन छुट्टियों में राम मंदिर में लल्ला जी के दर्शन करने भी जा सकते हैं, और उन्हीं छुट्टियों में जो है वो कुंभ भी जा सकते हैं। लेकिन वो तो तब होगा ना जब रोजमर्रा की जिंदगी के जो थपेड़े हैं उनसे ऊपर निकल के हम आ पाएंगे, तब जाके ये सब चीजें सोचेंगे, तब सेकेंडरी स्टेज पे आएगा। अगर मोदी जी ने पिछले 11 साल में ऐसा कर दिया होता कि देश की जनता को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि शाम को क्या खाऊंगा मैं, या कल मेरी जिंदगी में क्या होगा, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, ये सब नहीं सोचना पड़ता, तब ये जरूर मुद्दे थे, तब ये कामयाबी थी कि यस आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा दिया, यस राम मंदिर बना, बहुत बड़ी बात है, यस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटा दी, ठीक है, तब ये सब कामयाबियां थी। अभी इस वक्त के हिंदुस्तान में नहीं है ये कामयाबियां। लेकिन वो सब करने के बावजूद बीजेपी को कोशिश है कि किसी तरह से 11 साल में सबसे कमजोर स्थिति में दिख रहे प्रधानमंत्री कहीं तो मजबूत दिखें। विदेशी जमीन पर, विदेश नीति के मामले पर भारत की फजीयत हो रही है। कल भी आपने देखा किस तरह से अमेरिका से एक छात्र को जमीन पे लेटाकर बेड़ियों में बांधकर डिपोर्ट किया गया। वो कितने सपने लेकर वो बच्चा अमेरिका गया होगा। बहुत दुख हुआ वो वीडियो देखकर, बहुत दर्द हुआ, बहुत शर्मिंदगी हुई। उससे कुछ दिन पहले इन्हीं मोदी जी के उन्हीं दोस्त ट्रंप ने भारतीयों को कैसे बेड़ियों में बांधकर डिपोर्ट किया था। दुख हुआ।
दुख हुआ उस वक्त जब भारत का सबसे पुराना दोस्त, जो हर अच्छे बुरे वक्त में खड़ा होता था भारत के साथ, रूस, वो वक्त पर भारत के साथ में खड़ा होकर पाकिस्तान की साइड में दिख रहा है। ये सब चीजें देख के दुख हुआ। जब ये सब चीजें देख के दुख हुआ तो प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना कहें या एक अकेला सब पे भारी कहें, ये हजम नहीं होता है। इसलिए ये भी बात बीजेपी को भी समझ में आ रही है। ऊपर से नया अध्यक्ष ना चुन पाना और परेशानी का सबब बन रही है। अब नया अध्यक्ष कौन होगा, इस बात की लड़ाई दो चेहरों पर, दो शख्सियतों पर आकर अटक गई है और इन दो शख्सियतों को लेकर दो तरफ की ईगो भी आमने सामने अटक गई है। एक तरफ है मोदी जी का ईगो, दूसरी तरफ है संघ का ईगो। एक शख्स संघ की पसंद है और एक शख्स मोदी जी की पसंद है। दोनों झुकने को तैयार नहीं है। मोदी जी की पसंद है धर्मेंद्र प्रधान, उनके चहेते मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जी हां, वो चाहते हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, ओबीसी चेहरा उन अध्यक्ष बनाया जाए। ओबीसी है क्या मुझे नहीं मालूम, माफ कीजिएगा। लेकिन संघ शिवराज सिंह चौहान को बनाना चाहता है। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पीछे संघ खड़ा है। संघ को लगता है इससे ओबीसी भी जो है वो जुड़ जाते हैं, और दूसरा, संघ की सोच का कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष होगा तो अच्छा रहेगा, पार्टी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। लेकिन मामला वहां पर अटक जाता है कि दोनों ही झुकने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो 3-3, 4-4 नाम दोनों तरफ से आ रहे थे। अब सुना है कि इन दोनों पर आकर बात अटक गई है कि अब जो झुकेगा सामने वाले का अध्यक्ष बन जाएगा। इसी चक्कर में सुना है मोदी जी बहुत जल्द अपनी कैबिनेट में भी बड़ा फेरबदल करने वाले हैं, क्योंकि इतनी फजीयतों से गुजर चुके हैं मोदी जी। उन्हें लग रहा है कि अब कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां इस वक्त खतरे में है। अब उन मुख्यमंत्रियों में से भी कुछ मुख्यमंत्री के पीछे संघ आकर खड़ा हो गया है और मोदी जी सबसे पहले उन्हीं को हटाना चाहते थे। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं किस मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। दूसरा, जो जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, वो भी मैं आपको कम से कम 4 वीडियोस में बता चुका हूं। उनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। इसलिए आजकल उनके अजीबोगरीब बयान सुन के हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये जो बदलने की बारी में उनका नंबर भी आ सकता है, काफी हद तक आ सकता है। कोई दूसरा चेहरा असम में आने वाला मुख्यमंत्री काल का जो बचा समय है 1 साल के आसपास, वो काट सकता है। हेमंता बिस्वा शर्मा को हो सकता है कुछ और आश्वासन दिया जाएगा, शायद उन्हें कुछ और जिम्मेदारी दी जाएगी और ये आश्वासन होगा कि अगर सरकार रिपीट हुई तो आपको दोबारा बना देंगे। लेकिन फिलहाल हेमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे पर चुनाव में पार्टी जाती नजर नहीं आ रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी मैंने सुना खतरे में है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो एक लंबी फहरिस्त है। अब उस फहरिस्त में किसका जाना होगा किसका नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी पिछले कुछ दिनों में अपने प्रदेश हिमाचल में जो सक्रियता बढ़ी है वो पिछले 10 सालों में नहीं थी। अचानक वो अपने प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। अब उसको देख के 2 ही कयास मैं लगा सकता हूं। एक तो यह है कि वो खुद प्रदेश की राजनीति में लौटना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी जमीन वहां पर तैयार कर रहे हैं और जो कांग्रेस से भाग के बीजेपी में आए थे उनको मिला के एक अपनी टीम खड़ी करना चाह रहे हैं। दूसरा है, या तो वो अपने बेटे के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं, वहां पर अपने बेटे को भी लॉन्च करना उन्होंने। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर बेटे को लॉन्च करने के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अपने लिए ढूंढ रहे हैं तो क्या बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी के साथ साथ नड्डा जी से कैबिनेट मंत्री की कुर्सी भी जाने का खतरा है? इसलिए क्या उन्हें इशारा कर दिया गया है कि 2.5 साल बाद हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव होने, आप वहां जाइए? नेवर नो, मोदी जी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये कहानी चल रही है अभी, लेकिन फिलहाल मेन अध्यक्ष कुर्सी की जो लड़ाई है वो धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान के बीच आकर रुक गई है। अब इन दोनों में से
बैठेगा वही जिसको बैक करने वाला अपनी बैक झुकाएगा। नमस्कार।